अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज़ सैयद सज्जाद अहमद और आप देख रहे हैं चैनल द ग्रेट साइंस एकेडमी। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, उसका पहला लेक्चर विच इज़ इंट्रोडक्शन टू बायो केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 2 है आपके पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ये चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो पहले की तरह आपके जितने क्वेश्चंस होंगे आप वो कमेंट्स बॉक्स में हमसे पूछेंगे और इंशाल्लाह हम उसका आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर देंगे। आते हैं अपने टॉपिक की जानिब। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या है? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ये टर्म बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का आपको पता है एग्रीगेट्स होते हैं ये आपके पास एटम्स एलिमेंट्स के। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जा रहे हैं। हमने बायो मॉलिक्यूल्स के नाम से इससे पहले ये टर्म पढ़ी हुई है, जिसके अंदर हमने कहा कि बायो मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं। एक उनमें होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, दूसरे उनके अंदर होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो ये वही बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये चैप्टर है हमारा पहला टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू बायो केमिस्ट्री। तो यहाँ पर सबसे पहले ज़रूरत ये है कि हम बायो केमिस्ट्री की तारीफ करें कि बायो केमिस्ट्री है क्या। व्हाट इज बायो केमिस्ट्री? बायोकेमिस्ट्री क्या है? द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या द स्टडी ऑफ रिएक्शंस इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। केमिकल रिएक्शंस, द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज बायोकेमिस्ट्री। ये ब्रांच वो बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं मुख्तलिफ रिएक्शंस को, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल कंपोनेंट्स, उनकी कंपोजिशंस को हम स्टडी करते हैं। सो हमारे पास मेनली दो चीज़ें आ गई। एक हमने कह दिया कि हम इसमें डील करते हैं केमिकल कंपोनेंट्स को, और दूसरी चीज़ हमारे पास आ गई रिएक्शंस, यानी कंपोनेंट्स और रिएक्शंस की जो आपके पास बायोलॉजी आई वो ये है। नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, क्यों बायोकेमिस्ट्री को हम स्टडी करते हैं? जितने जिंदा जानदार इस दुनिया में पाए जाते हैं उनके अंदर रिएक्शंस अकर होते हैं। उनका जिस्म मुख्तलिफ केमिकल सब्सटेंसेस के ऊपर मुश्तमिल होता है। अगर यहाँ पर हम मिसाल ले लें तो हमारे पास कितनी ही ऐसे मिसालें आ जाती हैं, जैसे कि रेस्पायरेशन, ये एक मिसाल है। इसी तरह ट्रांसपायरेशन, ये दूसरी मिसाल है। इसी तरह आप आगे चलते जाएं, आपके पास फोटोसिंथेसिस, ये एक और मिसाल आ जाती है आपके पास, और बहुत से दूसरे रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अकर करते हैं। ये तमाम के तमाम रिएक्शंस जो होते हैं ये केमिकल कंपोनेंट्स पे हो रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, ग्लूकोज है, फैटी एसिड्स हैं, वगैरह 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 मुख्तलिफ चीज़ें आपके पास आ जाती हैं जिनके लिहाज से हम इनको स्टडी करते हैं। सो हम कहते हैं द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स एंड रिएक्शंस इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इज कॉल्ड एज बायोकेमिस्ट्री। तो उनको हम स्टडी करें। अच्छा जी, यहां पर ये आपके पास मुकम्मल हुए। तो अब ये जितने सब्सटेंसेस होते हैं जो केमिकल कंपोनेंट्स जिनको आप कह रहे हैं, ये सब्सटेंसेस दो किस्म के होते हैं। या तो ये ऑर्गेनिक होते हैं या आपके पास इनऑर्गेनिक होते हैं। हम अगर मिसाल लेते हैं, हमारे पास मुख्तलिफ जो केमिकल सब्सटेंसेस या आ जाते हैं आपके पास, वो कौन कौन से हैं? यहाँ पर वन बाय वन जी हम लिखते जाएंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, और ये प्लांट्स और मैमल्स दोनों किस्म की चीज़ों के अंदर पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, इसी तरह लिपिड्स, इसी तरह आपके पास आ जाते हैं फैटी एसिड्स, फिर एंजाइम्स, और मुख्तलिफ दूसरे इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स, जैसे कि आपके पास नाइट्रोजन के जितने प्रोटीन्स वगैरह आ जाती हैं, यहीं पर हम लिख लेते हैं। तो ये तमाम कंपोनेंट्स जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ तक एक बात आपकी हो गई, मुकम्मल हो गई। अब इसके अलावा आपके पास मुख्तलिफ गैसेज होती हैं, वो भी इन्हीं के साथ बेशक आप गिन लें। जैसे आपके पास आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा आपके पास आ जाती है ऑक्सीजन, और डिजॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं। प्रोटीन्स वगैरह का हमने जिक्र पहले नहीं किया तो यहाँ बल्कि कर दिया। तो ये प्रोटीन्स, ये तमाम स्ट्रक्चर्स हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। तो इनकी मिसाल हमारे पास आ गई। अब इनके माबैन, इनके दरमियान होने वाले
reactions, all the chemical reactions occurring among all these components are called as metabolism. ये जो बल्कि इसकी हम अगर complex definition करते हैं तो मेटाबॉलिज्म की हमारे पास कुछ डेफिनेशन यूं हो जाती है कि सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. टर्म है जी मेटाबॉलिज्म. आपने बार बार पहले पिछली छोटी क्लासेस के अंदर भी ये टर्म पढ़ी थी. हम कहेंगे ऑल द सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये आपके पास आता है मेटाबॉलिज्म, सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस. अब मेटाबॉलिज्म आपके पास दो तरह का होता है. पहली टाइप उसे हम नाम देते हैं कैटाबॉलिज्म और दूसरी आपके पास आ जाती है एनाबॉलिज्म. एक कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म. इफ अ लार्ज पॉलीमर ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, अगर एक बड़ा सा पॉलीमर, एक कोई बड़ा मॉलिक्यूल वो टूटता है और टूटकर छोटे मॉलिक्यूल्स बनाता है, देन दैट इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म. एंड इफ सम स्मॉल पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स जॉइन to form a complex polymer or a large molecule, then that is called as anabolism. अगर छोटे particles, छोटे molecules मिलते हैं, मिलकर बनाते हैं कोई बड़ा large polymer बना देते हैं, that is called as anabolism. So हमारे पास metabolism क्या था? तमाम chemical reactions जो किसी जिंदा जानदार में हो रहे होते हैं, all the set of chemical reactions occurring in a living organisms is called as metabolism. और उनमें से जब बड़े मॉलिक्यूल्स टूटें, छोटे बना दें तो कैटाबॉलिज्म, छोटे मिल जाएं, बड़े बना दें तो एनाबॉलिज्म. ये आपके पास दो किस्म के केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो होते हैं वो अकर हो रहे होते हैं. यहां पर याद रखिएगा कि जितनी भी एनाबॉलिज्म यानी ओवरऑल मेटाबॉलिज्म, आपके पास सोर्स होता है एनर्जी का. मिसाल के तौर पर हमने यहां पर एक प्रोसेस का नाम लिया, वो आपके पास था फोटोसिंथेसिस. अब ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यहां पर हमने जिसका जिक्र किया है, अगर इसका फिनोमिना देखा जाए, आपके पास क्या होता है? सबसे पहले बनता है ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, प्लस वाटर आता है, प्रेजेंस होती है सनलाइट की. अब इस रोशनी की मौजूदगी में यहां पर बनता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट. आपके पास ये कंपाउंड्स बनते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिला, पानी आया, सनलाइट की मौजूदगी में पौधे के क्लोरोफिल में, मेसोफिल सेल्स के अंदर आपके पास बन गया ग्लूकोज, साथ में बाय प्रोडक्ट बनी ऑक्सीजन. जाहिरी तौर पर इस एनाबॉलिज्मिक प्रोसेस के अंदर यहां पर एनर्जी हमें हासिल नहीं हुई. अब ये जो ग्लूकोज हमने पहले बनाया था, यहां पर एक बात तो ये याद रखिए कि इन केमिकल रिएक्शंस को स्टडी तब ही किया जा सकता है जब आप बायोकेमिस्ट्री नामी किसी सब्जेक्ट से वाकिफ हों. अगर आपको पता ही नहीं है कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, या बायोकेमिस्ट्री को बायोलॉजी के अंदर केमिकल रिएक्शंस को स्टडी नहीं करना चाहते, देन यू वॉन्ट रीड ऑल दिस और यू वॉन्ट स्टडी ऑल दिस रिएक्शंस. तो यहां पर ये जो आपके पास बना ग्लूकोज, अब इस ग्लूकोज को हमने तोड़ना है. अब चूंकि ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये ग्लूकोज जो यहां पर बना ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसी को ये आ गया C6H12O6. अब ये ग्लूकोज है, इसके साथ रिएक्ट करती है वो ऑक्सीजन जो आप इनहेल कर रहे हो, जो आप सांस के जरिए अंदर लेकर जा रहे हो, अपनी बॉडी में लेकर जा रहे हो. तो ये जो ऑक्सीजन होगी ये यहां पर आएगी. ये जब इस रिएक्शन के साथ शामिल होगी तो ये ग्लूकोज टूटेगा. ये ग्लूकोज टूट कर बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. तीन चीजें बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी. इस तरह कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने लिए एनर्जी हासिल करता है. यहां पर याद रखिएगा ये जो प्रोसेस, ऊपर वाला प्रोसेस था फोटोसिंथेसिस, नीचे वाला ये वाला प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन. एक और बात यहां पे याद रखिए कि ये रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है ये दो किस्म का होता है. एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन व्हिच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो मैंने ये वाला केमिकल रिएक्शन लिखा. अब इसकी जगह पर अगर हम एक और केमिकल रिएक्शन लिख दें, वो कुछ यूं हो जाएगा कि C6H12O6 ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंप्लीट नहीं होगी. ये जो ग्लूकोज है इसकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंप्लीट कब नहीं होगी? जब ये ऑक्सीजन मौजूद नहीं है. तो ये पहले कन्वर्ट होता है पायरोविक एसिड के अंदर
और फिर ये जो पायरोविक एसिड होता है, ये पायरोविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है दो चीजों के अंदर, या तो ये बनाता है लैक्टिक एसिड और या ये बनाएगा अल्कोहल, या बनेगा लैक्टिक एसिड या बन जाएगा अल्कोहल। सो इस तरीके से आपके पास ये मुकम्मल होता है। और ये भी दोनों सोर्सेज जो होते हैं, ये दोनों रिएक्शंस एनर्जी ही पैदा करते हैं। यहां पर बेटा एक बात जो फाइनल बात है वो याद रखिएगा कि इस रिएक्शन के दौरान आपको एनर्जी मिल रही है। सो यहां पर एनारोबिक रिस्पायरेशन हो या एरोबिक रिस्पायरेशन हो या आपके पास जनरली एनाबोलिज्म या कैटाबोलिज्म आप डिस्कस करें, यहां से ऑर्गेनिजम्स जितने होते हैं वो एनर्जी हासिल करते हैं। लिहाजा इन कंपोनेंट्स का ज्वाइन होना, इन कंपोनेंट्स का टूटना इस मकसद के लिए ज़रूरी है। ये आपके पास कंप्लीट इंट्रोडक्शन था। हम एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज कर देते हैं। बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन ये बनेगी कि तमाम केमिकल कंपोनेंट्स और रिएक्शंस जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं उसे आप बायोकेमिस्ट्री का नाम देते हैं। दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन फैक्ट इज कॉल्ड एज बायोकेमिस्ट्री। फिर इसके मिसालें हमने पढ़ी कि रिस्पायरेशन है, ट्रांसपायरेशन है, फोटोसिंथेसिस है। हमने कहा कि ये कंपोनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, मुख्तलिफ गैसेज जिनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आ जाती है। हमने कहा कि सेट ऑफ ऑल द सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। दो तरह का होता है, कैटाबॉलिज्म होता है, एनाबॉलिज्म होता है। एक में मुख्तलिफ कंपोनेंट्स जुड़ते हैं और एक बड़ा पॉलीमर बनाते हैं जैसे कि फोटोसिंथेसिस। दूसरे में एक बड़ा पॉलीमर टूटता है और छोटे कंपोनेंट्स बनाते हैं जैसे कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस, जो फर्दर टू टाइप्स के अंदर कन्वर्ट होता है। वन इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड एनारोबिक रिस्पायरेशन, और दूसरी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या अल्कोहलिक एनारोबिक रिस्पायरेशन। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। किसी किस्म का कोई सवाल तो पहले की तरह दोबारा से अपनी बात को रिवाइज करता जा रहा हूं, हमसे लाजमी पूछिए। अपने फीडबैक से हमें आगाह करते रहिए ताकि हम अपने लिए मजीद इंप्रूवमेंट्स पैदा कर सकें। थैंक यू सो मच।